शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम करताहा था। उस गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं। एक दिन उसकी बड़ी बेटी शादी करके जब वापस घर लौटती है तो फिर शाम को वो लोग बहुत सारी बात कर जब रात में घर में जाती तो उन्हें खिड़की पे ठंडी ठंडी हवा सुनाई देती। हवा की आवाज़ सुन दोनों खिड़कियों के पास जाती। दोनों बहनें आपस में बात करती। बड़ी बहन कहती, अरे छोटी, मेरे जाने के बाद तू इस बेड पे खुद अकेले सोती है, क्या तेरा मन लग जाता है? तू अपनी इस बड़ी दीदी को नहीं याद करती? खिड़की की ओर दोनों देखे जा रही थी और आपस में बहुत दिनों के बाद दोनों बहनें बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी बड़ी बहन को कुछ ऐसा दिखाई देता जो कि वो कहती, छोटी, वो देख तू, कोई है वहाँ पे। वहाँ क्या हो रहा है? हमारे गांव का मदन चाचा के वो जो ढाबा है उस पे कोई आया हुआ है। छोटी, देख तू ध्यान से। दोनों बहनें जब गौर से देखती तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वो देखती कि जो उनके गांव के मदन काका थे, उनका ढाबा था। रात में उस ढाबे के पास एक छोटी सी टुन्नी चिड़िया आई हुई थी। टुन्नू चिड़िया इंसानों की दुनिया वाली गैस चूल्हे पे खाना बना रही थी। ये सब देख वो लोग तो हैरान हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी चिड़िया ये सब कुछ कैसे कर रही है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब वो लोग थोड़ी देर गौर करती तो देखती कि वहाँ ढेरों सारे उसके ग्राहक भी बैठे हुए हैं जो कि कल्लू कौआ थे। उन सबको वो बात करके खाना देने की कोशिश करती है और धीरे धीरे करके वो अपनी दुकान से सारे कल्लू कौआ को खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर लेके उन सब के सामने बेंच पे पिज़्ज़ा रख देती है। कल्लू कौआ इसी इंतज़ार में थे कि वो लोग यहाँ से खाएं और खा करके यहाँ से जाएं। टुन्नी चिड़िया का ये काम देख दोनों बहनें आपस में चकित रहती कि इंसानों की दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। कल्लू कौआ इंसानों की तरह पिज़्ज़ा खाने भी लगते। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खाते हैं और देखते ही देखते वो सारा पिज़्ज़ा खा जाते हैं। तभी कुछ ऐसा नज़ारा दिखता जिससे कि उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था। गांव की मुखिया की औरत वहाँ पर आती और कहती, देखो टुन्नी चिड़िया, ये जितना भी दुकान का सामान है तुम जितना हो सके अपने प्रजाति के लोगों को खिला दो। मैं तुम्हें कुछ मौका दे रही हूँ, नहीं तो फिर इस गांव में तुम्हें पिंजड़े में कैद करके रखने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। टुन्नी चिड़िया भी सिर्फ चुपचाप सर हिलाती क्योंकि वो कोई साधारण टुन्नी चिड़िया नहीं थी। वो एक जादुई चिड़िया थी जो कि तांत्रिक द्वारा भेजी गई थी। उसी गांव की मुखिया ने जलन से मदन के दुकान पे उन चिड़ियों को भेजा था क्योंकि मदन का ढाबा बहुत चलता था और गांव वाले उसकी अच्छाई की पुल बांधते थे। ये सारी बातें दोनों बहनें अगले दिन मदन काका के दुकान पर जाती और उनसे ये सारी बात बता देती। मदन के परिवार वाले उन सबको बहुत ही इज्जत के साथ आव भगत करते और अपने दुकान पे मुफ्त का खाना पीना पिलाते खिलाते और सब सच्चाई जानने के बाद वो एक योजना बनाते। मदन कहता, अरे भाग्यवान, हमें किसी तांत्रिक बाबा या पंडित जी से मिलना होगा। हमारे ढाबे पे रात में कौन आ रहा है? उसकी पत्नी कहती, देखो जी, मुझे तो एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता है। आप कहो तो मैं अभी उनके पास फ़ोन मिला के बात करती हूँ। उसके ये कहे जाने पे मदन चुपचाप बस सर हिला के उसको जवाब देता कि जितना जल्दी हो सके तुम बात कर लो। उसकी पत्नी अब पंडित जी से बात करने को कहती। तभी मदन समझाता, लेकिन देखना कोई गलत काम किसी के साथ ना हो, इतना पंडित जी को बता देना। इधर मुखिया और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मुखिया कहता है, अरे भाग्यवान,
ये जादुई चिड़िया कौवे तो हमारे बहुत काम आ रहे हैं। उसकी पत्नी कहती, आप सही कह रहे हैं, आप भी तो थे जिससे डर लग रहा था उस गांव में जाने में। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अरे भाई, जब हमारे साथ तांत्रिक बाबा की शक्तियाँ हैं तो हमें घबराना क्यों है। इन गांव वालों के सामने हम अच्छे भी बन के रह जाएंगे और फिर इनके लिए हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ये सब हमारे गुलाम रहेंगे। धीरे धीरे करके वो मदन गांव में कुछ ज़्यादा ही मशहूर होते जा रहा था। यही बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मुफ्त के ढाबे पे खाने भी खिलाने लगा था वो। अब ना अन्न बचेगा और ना ही मुफ्त की वो दान पान करेगा। ये सब बातें करके वो लोग अपनी बुरी नीयत दर्शा रहे थे। इधर मदन ढाबे से छोड़ के मुखिया जी के घर पे आता। उसकी पत्नी घर बैठी रहती और कहती, अरे मदन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे पता चला तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी उसकी पत्नी से वो कहता, मुखिया जी क्षमा कीजिएगा, मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन वो दांत पीसते हुए आंखों में आंसू भर चकित होकर मदन से पूछती, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मदन इतना कह चला जाता। वो तांत्रिक बाबा भी वहाँ आते और कहते, तुम्हारी टुन्नी चिड़िया सारा रामू के और श्यामू के खेत में जो है कचरा फैला के रख दी है और फिर मदन के दुकान का खाना तुमने खिला दिया। तुम्हारे पति को वहाँ चक्कर आया था और वो बेहोश हो गया था। जल्दी से उसे नमक पानी देना था, पर मदन के दुकान में ऐसा कुछ नहीं था कि वो तुम्हारे पति को खिला सके, इसलिए थोड़ी देर में ही उसकी प्राण निकल गई। हमें अब गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। अगर कल हम मदन के दुकान का सारा सामान नहीं ख़त्म करते तो वो ज़रूर तुम्हारे पति का भी मदद करता, जैसे वो बाकी गांव वालों का करता था। इसलिए अब वो गुस्साते रह जाती और आगे से गलत काम नहीं करती और मदन का दुकान लगातार चलने लगता। कभी वो नारियल पानी बेचता तो कभी बांस का सामान बना के बेचा करता था। दुकान तो उसका उजड़ चुका था, लेकिन उसके साथ जो नारियल पानी वाला था वो मदन से धीरे धीरे करके जलने लगा था। मदन का धीरे धीरे करके वो दुकान भी ठप हो गया और वो चलना भी बंद हो गया। ग्राहक वहाँ तो बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसी चमत्कार होती कि मदन के घर पे ही बहुत सारे लोग आते और उसकी बांस की डाली और दौरा खरीदने की गुंजाइश करने लगते। मदन इतने सारे लोगों को एक साथ देख बहुत प्रसन्न हो जाता और उसके सारे डाल दौरे बिक जाते हैं और गांव वाले उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं कि वो बहुत मजबूत डाली बनाता है। मदन आंखों में आंसू लिए बस यही सोचते रहता कि कभी किसी का कुछ मत बिगाड़ो और मेहनत करते रहो तो फल ज़रूर मिलता है। भले फल देर से मिले, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए मदन अच्छी की कमाई करते रहता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।